हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक बड़े ही अच्छे टॉपिक कि पेंशनर को अपनी आईटीआर कैसे फाइल करनी है। पेंशनर अपनी आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। रिटायर हो चुके हैं, सोच रहे हैं खुद ही अपनी आईटीआर फाइल कर लूँ, तो आप देख सकते हैं। तो एक पेंशनर की आईटीआर भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। छोटी सी चीज है, एक फॉर्म 16, एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। ये फॉर्म 16 अगर आपके पास नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि मुझे पूरे साल में कितनी पेंशन मिली। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये आपको बैंक से मिलता है कि अपना पूरे साल में एफडी पे कितना इंटरेस्ट आपको मिला है या सेविंग अकाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। अगर आपको पता है ये सारी डिटेल्स तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बिना भी चल जाएगा। तो जिनके पास फॉर्म 16 है, कुछ बता दूं मैं, इस तरह का फॉर्म 16 हमारा दिखता है। फॉर्म 16 इस तरह का होता है जिसमें हमारी सारी डिटेल्स मेंशन होती है, पेंशन की भी कि कितनी पेंशन मिली, कितनी हमारी एटीसी है, कितना फलाना डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अब बात कर लेते हैं कि आईटीआर कैसे फिल करनी है। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है ई फाइल में। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड देन इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही यहाँ आप आएंगे, मेन काम जो आपको यहाँ चूज करना है, करंट असेसमेंट ईयर। देखिए यहाँ 23-24 लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हम यहाँ आईटीआर भर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर एक साल आगे का दिखाया जाता है, तो 2023-24 हमें यहाँ सेलेक्ट करना है एंड ऑनलाइन मोड पे करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ ऐसा विंडो खुल जाएगा, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बात आ जाती है फॉर्म सेलेक्ट करने की। तो जो पेंशनर हैं, सीधी सीधी जिनके पास सिर्फ पेंशन आ रही है और एफडी की इनकम है, तो आईटीआर 1 को सिलेक्ट करना है एंड प्रोसीड विद आईटीआर 1 करना है। अगर आपने शेयर्स में काम किया है तो आईटीआर 2 में जाइएगा, वरना आईटीआर 1 ही कंटिन्यू रखें। अब बात कर लेते हैं इन सब। तो देखिए मैं अपने आईटीआर फॉर्म तक यहाँ पहुंच चुका हूँ, पर इससे पहले मुझे एक चीज जरूर ध्यान में देनी है कि मेरा फॉर्म 26 क्या कहता है। फॉर्म 26 के बारे में आपने सुना ही होगा। उसके लिए हमें ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इसके बाद व्यू फॉर्म 26। आपका ये डैशबोर्ड चेंज नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट आपकी टैब खुल जाएगी। तो कुछ इस तरह हमारा फॉर्म 26 खुलता है। हमें यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ असेसमेंट ईयर चूज करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारी डिटेल्स आ जाती हैं कि हमें क्या कुछ मिल रहा है एफडीज पे। तो देखिए जैसे यहीं आप क्लिक करेंगे तो 194 सेक्शन यहाँ एफडी का होता है, तो एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सब कुछ आ जाएगा। कितना बैंक ने आपका टीडीएस काटा है यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा है, तो यहाँ जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कितना टीडीएस आपका कटा हुआ है। उसी हिसाब से आपको आईटीआर में फिल करनी है डिटेल्स। अब एक चीज होती है फॉर्म एआईएस। तो यहाँ सर्विसेज टैब में जब आप जाएंगे और यहाँ एक चीज लिखी हुई है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप जैसे इस पे जाएंगे, यहाँ एआईएस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टीआईएस पे क्लिक करते ही आपको कुछ डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगी। ये डिटेल्स किस बारे में दी होंगी कि आपका सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट आया है, आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना आया है, आपने कोई शेयर बेचे हैं नहीं, सब कुछ आ जाएगा यहाँ। मतलब आपकी पेंशन भी यहाँ शो हो जाएगी, कितनी आपको आपके डिपार्टमेंट से जहाँ से आप रिटायर हुए हैं कितनी पेंशन मिली है, कितना एफडी ब्याज मिला, सब कुछ आ जाएगा, कितना टीडीएस कटा है, कौन सा बैंक, सब कुछ नाम यहाँ आपको शो हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि आईटीआर कैसे फिल करनी है। तो देखिए वापसी मैं अपने इसी टैब पे आ चुका हूँ। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे, आपकी आईटीआर आप लाइव भी फाइलिंग मेरे साथ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब पे सबसे पहले अब यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, तो यहाँ पेंशनर्स आपके पास ऑप्शन दिया गया है। अब मान लीजिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, तो मैंने पेंशनर सेलेक्ट करके यहाँ क्या किया, यहाँ मैं ये पूछ रहा है मुझे नए रेजिम में जाना है या ओल्ड रेजिम में। नए रेजिम में टैक्स रेट्स थोड़े से कम हैं, ओल्ड रेजिम में टैक्स रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। बट अगर आपने डिडक्शंस ज़्यादा क्लेम करनी है तो आप ओल्ड रेजिम में ही जाइए, ये आपको बेटर रहेगा ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जरूर ध्यान से बता दूं, अगर आप रिफंड चाहते हैं जितना भी आपका टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है एफडीज पे या कहीं भी पेंशन के थ्रू, तो आपको यहाँ एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, बैंक अकाउंट यहाँ शो करना होगा जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो सिलेक्टेड फॉर रिफंड के बटन पे आप यहाँ क्लिक करके चलेंगे। ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका नहीं है तो यहाँ ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा, यहाँ दोबारा बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा, अकाउंट टाइप आपको यहाँ सेविंग करंट जो भी है चूज करना होगा,
उसके बाद प्राइमरी करके IFSC कोड डाल के आपको यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। और जब तक आपके बैंक पे यहाँ मेरी तरह वैलिडेटेड ना लिखा आ जाए, जब तक इस ITR को फिल मत करना, क्योंकि रिफंड जब भी आएगा जब यहाँ वैलिडेटेड लिखा आएगा। जैसे यहाँ वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, अगर मेरा ये बैंक अकाउंट वैलिडेटेड वाला यहाँ ना होता और मैं अपनी ITR फिल कर देता तो शायद मेरा रिफंड ना आता। तो ये मेन स्टेप बड़ा ही ध्यान से देखना है और कंफर्म टैब पे क्लिक। तो देखिए जैसा कि यहाँ कंफर्म्ड ग्रीन टिक आ गया, मतलब मेरी ये टैब पूरी फिल हो चुकी है। अब मुझे यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम टैब को फिल करना है। अब यहाँ मुझसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आपने कॉस्ट ऑफ ट्रैवल या फिर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म के लिए कोई डिडक्शन क्लेम करनी है, तो मैं नो करके चलूंगा। पेंशनर के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो ये भी चीज़ें नो ही करके चलनी पड़ेंगी आपको यहाँ। उसके बाद आ जाएंगे HRA। अब पेंशनर आप रिटायर हो चुके हैं तो कोई मतलब नहीं रह गया है। लीव ट्रैवल अलाउंस, इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया है। और अदर डिडक्शन भी आप नो करके चलेंगे। आप चाहें तो इन सारे ऑप्शन को स्किप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ ग्रोस सैलरी आपको दिख रहा है लिखा हुआ, देखिए एग्जाम्प्ट अलाउंस लिखा हुआ दिख रहा है, नेट सैलरी लिखा हुआ दिख रहा है, डिडक्शंस लिखा हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पेंशन की जो अमाउंट है हमें कहाँ फिल करनी है। मान लीजिए मुझे पेंशन से 6 लाख रुपए मेरी सालाना पेंशन आ रही है, तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ एडिट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ जो ये ग्रॉस सैलरी का टैब आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रॉस सैलरी का टैब, इसमें यहाँ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इधर आप लिख देंगे 6 लाख। जितनी भी आपकी सालाना पेंशन आ रही है, पूरे साल में जितनी आपको पेंशन रिसीव हो रही है, उसका यहाँ टोटल लिख देंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ मेन स्टेप्स पे। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ आपको अपने आप मिल जाएगी 50,000 की। यहाँ आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो। नए रिजीम में ये है ही नहीं। तो यहाँ 50,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। तो अब मेरी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कितनी रह चुकी है? सिर्फ 5,50,000 रुपये। तो मैं यहाँ सेव कर दूंगा। अब बात आ जाती है मेन चीज की, हमें पिछली बार जो इनकम टैक्स का रिफंड आया होगा उसको भी यहाँ शो करना है कि उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला। रिफंड को शो नहीं करना है, इंटरेस्ट कितना मिला। मान लीजिए रिफंड लेट आता है तो गवर्नमेंट हमें उस पर ब्याज देती है, तो वो शो करना है कितना है। तो डायरेक्टली आपका ऑलरेडी ये फिल हुआ आ जाता है वैसे तो, बाकी आप फिल कर भी सकते हैं। अब आ जाती है मेन बात पेंशनर्स के लिए जो FDs करा लेते हैं, उनके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो वो कैसे शो करना है? यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पर क्लिक करके। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पर क्लिक करके अब आपको यहाँ अपना इंटरेस्ट लिखना होगा कितना है। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट यहाँ 60,000 बनता है, तो यहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ध्यान रहे यहाँ पे आपको अपना सिर्फ FDs का लिखना है। जो पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, आपको यहाँ FDs का लिखना है एंड देन यहाँ सेव करना है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर सेविंग का तो बताया ही नहीं कि सेविंग का आपको कहाँ लिखना है इंटरेस्ट। तो यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करें। अब आपके पास एक चीज आ जाएगी, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स इन इंडिया? यस, आपको यहाँ यस करना होगा अगर आपकी सेविंग अकाउंट से जो ब्याज आ रहा है तो है। तो मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट से यहाँ ब्याज सिर्फ इतना ही आ रहा है कि 12,000 रुपये मेरा ब्याज आ रहा है सेविंग अकाउंट से। यहाँ टोटल आपको सेविंग अकाउंट सब जोड़ लेने हैं, कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं छोड़ना है आपको यहाँ। अब आपके पास बात आ जाती है कि कुछ लोगों ने शेयर्स लेके रखे हुए हैं पेंशनर्स ने, अब उनके पास डिविडेंड भी आता रहता है। ट्रेड तो वो नहीं करते हैं पर डिविडेंड आता रहता है शेयर्स का। तो यहाँ आपको डिविडेंड इनकम यस करके यहाँ शो कर देना है कि आपको कितना कितना डिविडेंड मिला है। तो आप यहाँ मान लीजिए मुझे 100 रुपये डिविडेंड मिला है तो मैं 100 करके चल पड़ूंगा। ठीक है, अब सिंपलिसिटी देख के चलते हैं। तो चीज़ें आपको सारी यहाँ दिखा दी गई हैं। अब यहाँ देखिए 6 लाख, 6 लाख के बाद 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5,50,000 हमारी यहाँ टोटल इनकम उसके बाद रह गई। अब बात कर लेते हैं हमने इसमें क्या किया। हमने यहाँ पर 60,000 अपना FD का ब्याज जोड़ दिया, 12,000 सेविंग का ब्याज जोड़ दिया एंड 1460 इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो जोड़ दिया। टोटल हमारा 73,460 रुपीज़ यहाँ हो चुका है। अब ये बन गई हमारी टोटल 623,460। अब आप देखेंगे कि आपको अपनी डिडक्शंस कैसे लिखनी है। अगर आपको कहीं से हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो रही है तो यहाँ आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कंफर्म पे क्लिक करते ही हमारी दोनों टैब्स कंफर्म हो चुकी हैं। तो अब थोड़ा सा ही काम रह गया, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। टोटल डिडक्शंस मेन टैब जो अब आपका चालू होने वाला है, इसके बाद काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा लगभग। तो टोटल डिडक्शंस में आपको क्या लिखना होगा कि आपको कितनी कितनी डिडक्शंस मिल रही हैं, क्या क्या आप क्लेम करें। अगर आपने कहीं डोनेशन दिया है तो आप यस पे क्लिक करके चलेंगे और इसके बाद आपको डोनेशन का शेड्यूल बनना होगा। अगर डोनेशन नहीं दिया है तो नो पे क्लिक करके चलेंगे।
सिंपली उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी डोनेशन का सेक्शन है, ये भी डोनेशन का सेक्शन है। अब उसके बाद 80C जो मेन सेक्शन होता है 80C वो है ये, यहाँ आप यस करके चलेंगे तो 80C में आपको जितनी भी आपने पीपीएफ में पैसे डाले हैं, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है कोई, या फिर आपने कोई टैक्स सेवर एफडीज करा रखी है 5 साल की पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, सब कुछ आप यहाँ लिख सकते हैं। ट्यूशन फीस अपने दे रहे हैं आप बच्चों की यहाँ, तो सब कुछ आपको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए 80C की हायर लिमिट होती है 1.5 लाख, मेरे पास 1.5 लाख तक की डोनेशंस हैं, आपके पास आपकी डोनेशंस के प्रूफ होने चाहिए, तो मेरे पास 1.5 लाख की डोनेशंस के प्रूफ हैं, तो मैं यहाँ फिल करके चल रहा हूँ 1.5 लाख। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ 2 लाख भी फिल करके चल सकते हैं, पर आपको लिमिट है एक 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी, इससे ऊपर की छूट नहीं मिलेगी 80C में। अब उसके बाद आ जाते हैं TTA दिखा रहा है मुझे यहाँ सेक्शन TTA, क्योंकि मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको ITR भर के दिखा रहा हूँ। आपके पास यहाँ 80TTB दिखाएगा पेंशनर के केस में। 80TTB सेक्शन पेंशनर्स पे ही लगता है जिनकी पेंशन होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 80TTA सेक्शन किस चीज का है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स। अब आपके पास 80TTB आ रहा होगा जहां लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तो वहां पे आपको 50,000 तक की इंटरेस्ट की छूट मिलती है। 50,000 तक का इंटरेस्ट अगर आप एफडी से सेविंग बैंक अकाउंट से दोनों से भी मिला के जोड़ रहे हैं तो आपको उसकी पूरी की पूरी 50,000 की छूट मिल जाएगी। अब टीटीए में सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की छूट है, एफडी की इंटरेस्ट की छूट नहीं है, सबसे पहले बता दूं। और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में भी सिर्फ 10,000 रुपए तक की छूट है। तो 80TTB आपके पेंशनर में आपको 50,000 रुपए तक की छूट है इंटरेस्ट पे। तो अब आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 80C में आपको 1.5 लाख की छूट दिखाई दे गई। 80C में आपने 1.5 लाख डाल दिए। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ देखिए 80TTB आपको यहाँ सेक्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा हाईलाइट में। तो अब आपको यहाँ ऐड पे 80TTB पे, अब यहाँ देखिए अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80TTA, आपके यहाँ TTB होगा तो आपको यहाँ मान लीजिए 30,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिला है एफडीज और उससे जोड़ के, तो आप यहाँ 30,000 क्लेम कर लेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक कर देंगे। देखिए मुझे सिर्फ 10,000 का ही मिल रहा है क्योंकि मैं सेविंग अकाउंट पे क्लेम कर सकता हूँ। आई एम नॉट ए पेंशनर, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ 30,000 डालेंगे और यहाँ 80TTB लिखा होगा तो आपको यहाँ 30,000 पूरे की डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। अब उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब लगभग हमारे सब यहाँ काम हो चुके हैं। मुझे यहाँ कंफर्म टैब पे क्लिक करना है। तो देखिए टोटल डिडक्शन टैब भी हमारी कंफर्म्ड हो चुकी है, ग्रीन टिक। अब आ जाते हैं टैक्स पेड, छोटी सी चीज रह गई और आईटीआर हमारी फिल हो चुकी है। टैक्स पेड पे आप क्लिक करेंगे, कितना कितना आपका टीडीएस कटा है यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो देखिए मेरा 12,177 रुपये 12,177 रुपीज मेरा यहाँ टीडीएस कटा हुआ है। किससे कटा हुआ है? बैंक से कटा हुआ है एफडीज पे, एंड देन पेंशनर की तरफ से भी जो कटा हो सकता है वो यहाँ आपके मेंशन हो जाएगा ऊपर वाली टैब में, डिटेल्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर सैलरी इनकम। और अगर अदर देन सैलरी है, बैंक ने काटा है, तो यहाँ शो हो जाएगा। तो आपको ये टोटल यहाँ चेक करके चलना है, आपका टीडीएस पूरा 26 से मैच कर ले कि आया है नहीं, और उसके बाद कंफर्म टैब पे क्लिक कर दें। अब बात आ जाती है टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो एक बार देखिए सारी चीजें अपनी पढ़ लीजिए। टोटल इनकम आपकी 6,23,000 बन चुकी थी, इंटरेस्ट जोड़ के सब कुछ जोड़ के 80C घटा के, और उसके बाद टोटल डिडक्शंस आपकी यहाँ शो होगी 80C की एंड इंटरेस्ट की, सब कुछ आपको यहाँ मेंशन हो गया। और उसके बाद यहाँ टैक्स आपका कितना बन रहा है, तो देखिए मेरा 12,000 से नीचे टैक्स बन रहा है, 12,500 से नीचे, तो मुझे यहाँ टोटल रिबेट मिल गई 87A सेक्शन के अंडर, और मुझे 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जो मेरा टीडीएस कटा था वो टोटली का टोटली रिफंड हो जाएगा। तो आप यहाँ कंफर्म टैब पे क्लिक करेंगे। देखिए 5 के 5 टैब आपके कंफर्म हो चुके हैं। तो अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए रिफंड अमाउंट मुझे यहाँ शो कर रहा है 12,180 रुपए की। तो मुझे जैसे ही मैं प्रीव्यू रिटर्न करूंगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब आपका यहाँ पूरा फॉर्म फिल होके आ चुका है। आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे यहाँ क्लिक करना है। तो देखिए अगर आपकी आईटीआर में कोई भी गलती नहीं है तो यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, नो एरर्स वर फाउंड आ जाएगा। अगर कोई भी गलती है तो यहाँ एरर शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एरर में जाके आपको वो चीज़ फिल करनी होगी जो रह गई होगी। तो मेरी यहाँ कोई भी गलती नहीं निकली, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूंगा मैं। ध्यान रखिए अब तक आपकी आईटीआर भरी नहीं गई है, जब तक आप इसको ई वेरीफाई नहीं कर दोगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई विया ITRV। तो आधार से आप ओटीपी करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ करके तुरंत इसका ओटीपी कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी आईटीआर को अपनी सबमिट कर दूं और ई वेरीफाई बाद में करूंगा, तो ई वेरीफाई लेटर करके यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करनी होती है, शेड्यूल बदल चुके हैं।
अब बात आती है ई वेरीफाई नाउ करके, अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे आधार ओटीपी पे ओटीपी चला जाएगा और मैं ओटीपी डाल के अपनी रिटर्न को फाइल कर दूंगा, ई वेरीफाई कर दूंगा, देन मेरी ITR फाइल हो चुकी। तो अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज लग रही हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके, वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके जवाब देने की। और अगर आपके प्रोसेस थोड़ा सा ITR का कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट से आप अपनी ITR फाइल करवा सकते हैं। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।